कमेंट्री तो वो करेगा जो बोल पाता है। जावेद मियां था तोतला एक्चुअली। अले फिलते बहुत मेहनत हो गई, अले फिलते धक्का मार दिया इतने। लेनिन बिटवीन द विकेट बहुत कमजोर है। कराची में एक हिंदू मंदिर के अंदर इन्होंने शौचालय बनाया है, वॉशरूम, टॉयलेट। कहते साहब हिंदू ही नहीं है वहां पे, तो अब मंदिर का क्या होगा? मंदिर क्यों चाहिए आपको? सही बात है, सारे हिंदू आपने कहा। तुम्हारा कोई भाई नहीं है गाजा काजा में, ना तुम्हारा कश्मीर में कोई भाई है, ठीक है? ये तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। तुम्हारा भाई लाहौर में है, तुम्हारा भाई रावलपिंडी में है, तुम्हारा भाई बलूचिस्तान में है, तुम्हारा भाई। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके पहले वीडियो शुरू हो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि आज रिजांगला डे है। आज 1962 यानी कि 18 नवंबर 1962 में 122 भारतीय सैनिकों ने, जो कि 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के थे, ये 3000 सैनिकों से भिड़ गए। 114 वीर गति को प्राप्त हुए और मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला। तो आप सबको, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। खुशी की बात है, कभी दुख मत मनाना कि वीर हमारे बीच से चले गए। दिस इज अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन। मेजर शैतान सिंह की जिंदगी जो है वो सेलिब्रेट करने की चीज है, दुख मनाने की चीज। लोग कहते हैं साहब ये चले गए इस दुनिया से, बड़ा दुख हुआ सुन के। नहीं, दुख नहीं मनाना, खुशी मनानी है, खुशी मनानी है। याद करिए अपनी प्रार्थनाओं में उनको, उन 114 वीर हीरों को और मेजर शैतान सिंह को अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी प्रेयर्स में याद करिए और खुशियां मनाइए, ठीक है? देश के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। अच्छा दोस्तों, कुछ न्यूज़ है आज बड़ी तड़कती भड़कती, और शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने ये क्लेम करा है, पाकिस्तान ने ये सबके सामने बहुत बड़ा एक क्लेम करा है कि उनको ये पता लग गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन और खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स के लोगों को जो निपटा रहे हैं, जो वहां पे टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, उसके पीछे किसका हाथ है। अच्छा, ये रॉ का हाथ है, रॉ का हाथ है तो बहुत टाइम से कह रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान ने यह बोला है कि सिर्फ क्या हुआ ये नहीं बताया, किसने किया ये भी नहीं बताया, ये कह रहे हैं कि कैसे हुआ पूरा, ये पाकिस्तान ने खुलासा करा है, इसका सो कॉल्ड खुलासा करा है। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि 2-3 चीजें मिलती जुलती हैं हर एक किलिंग में। जो भी पाकिस्तान में निपटाया गया है, टपकाया गया है, उनकी 2-4 चीजें मिलती जुलती हैं। सबसे पहली बात, सारे के सारे इंडिया में वांटेड थे। जो भी मरे हैं विदाउट एक्सेप्शन, उसमें एक भी एक्सेप्शन नहीं है, जितने भी मरे हैं सब के सब इंडिया में वांटेड थे टेररिज्म के लिए, पहली चीज। दूसरी सिमिलैरिटी जो है वो ये है कि इनमें से सारे के सारे उन ऑर्गेनाइजेशंस के थे जो कि इंडिया में बैंड हैं, जिनको इंडिया एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानता है। तीसरी चीज, मोटरसाइकिल पे चलते हुए कुछ लोग आए और अज्ञात लोग ठोक के चले गए। तीसरी बात, चौथी बात, एक भी अज्ञात बंदा जिसने मारा था, इन कितनों को मार दिया, अभी तक ये पता नहीं लगा है कि मारा किसने है। और पांचवी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर पाकिस्तान भी कुछ नहीं बोल रहा। देखिए, आप समझिए, पाकिस्तान इसके ऊपर कुछ बोल नहीं रहा है। पाकिस्तान ने भारत से कंप्लेंट नहीं करी है, पाकिस्तान ने बस, पाकिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया खुरपुर खुरपुर कर रहा है बस। पर औपचारिक रूप से क्या पाकिस्तान ने बोला है? क्योंकि ये नागरिक तो पाकिस्तान के ही थे, नागरिक ये पाकिस्तान के थे। कुछ खालिस्तानी होंगे जो यहां से वहां भाग के चले गए या कनाडा से वहां भाग के चले गए, वो अलग बात है, वो दैट्स अ सेपरेट केस। लेकिन ये सारे के सारे जितने भी हैं, ठीक है ना, ये सब के सब मरे, इनको मारा गया, इनकी हत्याएं की गई, मोटरसाइकिल पर चलते हुए अज्ञात सवारों ने इनको ठोका। और एक के बारे में भी पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से यह नहीं बोला कि हम इंडिया से कंप्लेंट करते हैं, दुनिया में कंप्लेंट करते हैं, हमारे नागरिकों को निपटा दिया। ऐसा क्यों है? ये 4-5 चीजें सब में सिमिलर है। पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है हाँ मर गया, हाँ निपट गया, हाँ ये हो गया, हाँ, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है इसके मामले में। अब पाकिस्तान ने यह बताया है कि हुआ कैसे है। पाकिस्तान ने यह बताया दोस्तों कि भारत ने ऑपरेशनल सेल्स बनाए। यह पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने ऑपरेशनल सेल्स बनाए हैं। ये बने गल्फ कंट्रीज में, ये बने दुबई में। और इन्होंने चुना किसको? इन्होंने चुना वो पाकिस्तानी फौजियों को, यानी कि रॉ ने। ऐसा पाकिस्तान का कहना है कि रॉ ने उन पाकिस्तानी फौजियों को चुना
जिनको हथियार की ट्रेनिंग, जाहिर सी बात है फौजी है तो हथियार चलाने में तो अच्छा होगा ही, उन पुलिस वालों को चुना, उन रेंजर्स को चुना, ठीक है, जिनकी पूरी ट्रेनिंग थी, लेकिन उनके गिले शिकवे थे पाकिस्तान के साथ। हो सकता है किसी को कोर्ट मार्शल करा हो सकता है किसी को निकाला हो सकता है किसी की नौकरी, हो सकता है किसी को जेल में डाला हो, फिर बाद में जेल से बाहर, सजा पूरी करने के बाद जेल से बाहर निकला हो, लेकिन उन सबको बड़े केयरफुली चुना, आइडेंटिफाई करा, उनको पैसे दिए, ट्रेनिंग की जरूरत तो है नहीं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ट्रेनिंग है, फिर उनको बोला कि ये तुम्हारे टारगेट हैं। और इस तरीके से ये पाकिस्तान का कहना है कि भारत एक एक करके अपने दुश्मनों को निपटा रहा है, और भारत, उनका यह भी कहना है कि सिर्फ बात पाकिस्तान की नहीं है, भारत ने दुनिया भर में प्रोग्राम कर रखा है, ऐसा पाकिस्तानियों का कहना है। कनाडा में जो अचानक किसी को कैंसर होता है, वो हार्ट अटैक से मर जाता है, अजीबोगरीब हरकतों से उसके साथ हो जाती हैं अजीबोगरीब हरकतें या अजीब मिस्टीरियस कॉजेज, ठीक है, मतलब किसी को खांसी हुई तो हैजे से मर गया, अजीब, मतलब बेकार ऊट पटांग जो कारण होते हैं ना, उनसे लोग मरना शुरू हो गए। तो ये पाकिस्तान का कहना है कि भारत करवा रहा है, भारत की एजेंसी रॉ करवा रही है। अच्छा, इसके बारे में मैं क्या सोचता हूं मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये देखिए, ऑल द मिलिटेंट कमांडर्स किल्ड वर एसोसिएटेड विद लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन एंड खालिस्तान मूवमेंट ऑफ जैश ए मोहम्मद और द जैश ए मोहम्मद। ठीक है जी, ये कह रहे हैं कि मौलाना मसूद अजहर के जो बड़े खासुल खास लोग हैं, राइट, मौलाना मसूद अजहर आप जानते हैं जैश ए मोहम्मद का जो हेड है, भावलपुर का रहने वाला है वो, उसकी जो इनर सर्कल है उसको टपका रहे हैं। जो लश्कर ए तैयबा का हाफिज सईद है उसके इनर सर्कल को टपका रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि 2021 में, यानी कि 2 साल पहले, हाफिज सईद को मारने की भी कोशिश करी थी, जो कोशिश कामयाब नहीं हुई, और तब से पाकिस्तानी फौज ने, आईएसआई ने हाफिज सईद को अंडरग्राउंड, ये पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हाफिज सईद को भी 2021 में बम से मारने की कोशिश करी थी, वो मिशन नाकामयाब हुआ, लेकिन इसके इर्द गिर्द वाले हैं ये सब के सब फिट हो गए हैं, सब के सब ऊपर चले गए 72 हुरों के पास। अच्छा जी, फिर ये कहता है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने कुछ ये बताया है कि इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ अ हॉस्टाइल कंट्री, एक देश है जिसके साथ, जो पाकिस्तान के लिए हॉस्टाइल है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान की जंगें तो भारत के साथ ही हुई हैं, चाइना तो हॉस्टाइल है नहीं, अब अफगानिस्तान भी हॉस्टाइल हो गया, ठीक है, अब ईरान भी हॉस्टाइल हो गया, इन्होंने ईरान से भी चोरी कर ली ना, उनके भी पैसे खा गए ये, तो वो भी हॉस्टाइल हो गया, छोड़ के चाइना सब हॉस्टाइल है, और चाइना तो इनको समझता ही नहीं कुछ, नौकर मानता है, तो उससे नौकर से क्या ही हॉस्टाइल हो जाओगे आप। तो ये डायरेक्टली ये, और सोशल मीडिया पे खुल के और मेन स्ट्रीम मीडिया पे, टेलीविजन पे खुल के भारतीय एजेंसी रॉ का नाम लिया जा रहा है कि एक एक करके चुना गया, यानी कि इनका यह मानना है कि रॉ की इतनी पहुंच है पाकिस्तान के अंदर कि आइडेंटिफाई करके ये बंदा कौन है, अच्छा ये इसका कोर्ट मार्शल हुआ था, ये तब जेल से निकला, ये इसको सजा मिली, इसका मूड खराब है, ये पाकिस्तान को पसंद नहीं करता, इसको जुए की आदत है, इसको शराब की आदत है, इसके कोई और एक्सपेंडिचर है, इसको पैसा दे के बोला अच्छा हम तुम्हें इतने लाख रुपए देंगे, तुम उसको निपटाओ। ये पूरी एक, अब मुझे तो ये बड़ी, यार ये बिल्कुल जैसे हिंदी फिल्में होती थी ना पहले की, आज की भी, ये तो एक था टाइगर टाइप की कहानी है कोई, नॉट दैट कि आई हैव सीन एक था टाइगर, बट मुझे पता है स्पाई यूनिवर्स फ्रेंचाइजी चलता है इनका, तो ये तो वैसी को जेम्स बॉन्ड टाइप की को कहानी है यार, कि उसको पैसे दिए, उसको दिए, उससे मरवा दिया, पता नहीं कहां से इन लोगों ने, मुझे तो नहीं लगता, मैं तो बार बार कहता हूं कि ये गौतम बुद्ध और गांधी का देश है यार, हम लोग ऐसा नहीं करते, पता नहीं पाकिस्तानियों को क्या लगता है कि रॉ क्या कर रही है। रॉ का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। वो लोग रिसर्च करते हैं, जैसे लोग रिसर्च करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जो रिसर्च करते हैं उसके ऊपर फिर खोजबीन करते हैं, ये उनका काम है। रॉ थोड़ा करवाती है सब यार, आप लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि रॉ का पाकिस्तानी, मैंने देखा ऐसा हुआ बना रखा है कि रॉ ने ये कर दिया, कुछ नहीं, दे सिंपली डू रिसर्च एंड एनालिसिस फॉर द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के लिए वो सिर्फ रिसर्च एंड एनालिसिस करते हैं, वो और ये सब काम नहीं करते। वी आर पीस लविंग पीपल यार, ये बाकी लोग चुप हैं इसके ऊपर। इनका बेसिकली ये कहना है कि दुबई से हो रहा है काम, ठीक है। तो भारत के एजेंट पाकिस्तान में हैं जो बोलते हैं साहब वो अच्छा किलर बन सकता है, उसको पैसे की जरूरत है, हथियार की ट्रेनिंग, हथियार भी है उसके पास, वो किलर बन सकता है। ऐसी कहानी इन्होंने गढ़ी। अच्छा, एक तो ये कहानी हो गई। दूसरी कहानी है बॉस जावेद मियांदाद की। जावेद मियांदाद दोस्तों, इसने फिर से ये पता नहीं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ये पागल वागल हैं, इनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, आधे डायलॉग मारते हैं, आधे माफिया मांगते हैं, आई डोंट नो यार।
अब जावेद मियांदाद से तो हम कमेंट्री करवा नहीं सकते। देखो, इसका इंडिया से इसको कोई लेना देना नहीं है। इसका क्रिकेटिंग करियर जब खत्म हुआ, ये पाकिस्तान में ही सेटल, ठीक है। अब कमेंट्री तो वो करेगा जो बोल पाता है। जावेद मियांदाद तोतला एक्चुअली। अले फिलते बहुत में तो गई, अले फिलते थक्का मार दिया इतने, लेनिन बिटवीन द विकेट बहुत कमजोर है। ये जावेद मियांदाद ऐसी बातें करता है यार, ठीक है। अले ये तो आउट हो गया। अब आप सुनिए कि जावेद मियांदाद अगर कमेंट्री करेगा इंडिया में, आप सोचिए जरा, वर्ल्ड कप फाइनल चलेगा, ये अपना अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है। एक तरफ इंडिया है और एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम है, और ये भाजप कल है फाइनल, ठीक है अपना, यानी कि कल 19 तारीख है, आज 18 है, तो 19 तारीख को फाइनल है और टॉस हुआ। जावेद मियांदाद कमेंट्री कर रहा है, तो आप समझ लीजिए पूरा माहौल है, लोग हैं, लाख से ऊपर लोग स्टेडियम में बैठे हैं, दुनिया भर का मीडिया है, और जावेद मियांदाद को स्पेशली बुलाया गया है, स्पेशली बुलाया गया पाकिस्तान से कि आप बहुत बड़े क्रिकेट के लेजेंड हैं और आप कमेंट्री करिए साहब। और जावेद मियांदाद कमेंट्री कर रहे हैं, थामने थे आले हैं पैत तमिंद और थेलिया थे और इंडिया थे आले हैं लोहित थलमा, ये अभी तौत कलेंदे। अले देखो, लोहित ने थिक्का कहाँ फेंता, इतनी दूल फेंता, इतना कुछ फ्लॉड है, बीती थी ने कुछ तोली कली है इसमें। ये आदमी, अच्छा ये इसका पुराना वीडियो है, 2-3 साल पुराना। इस वीडियो में ये कहता है कि जो, यार ये अजीब आदमी है, ये कहता है जो हिंदू अयोध्या जाएगा वो मुसलमान बन के वापस आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये कहता है कि हिंदूज हु विजिट राम टेम्पल इन अयोध्या एंड उत्तर प्रदेश विल कम आउट एज मुस्लिम्स। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डन अ गुड जॉब, मॉस्क हैज बीन कन्वर्टेड इनटू टेंपल, आई बिलीव वर्स गुड। जावेद मियांदाद का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा। 3 साल पुराना वीडियो है दोस्तों, जिसमें कि एक मस्जिद को मंदिर बना दिया, तो जो भी अंदर जाएगा, हमारी जड़ें तो वहीं पे हैं, इनका ये कहना है, तो इसका मतलब जो भी वहां पे जाएगा वो मुसलमान बन के आएगा। ये जावेद मियांदाद का कहना है। मुझे 2-3 बातें यहां पे कहनी है, मैं इस मैटर को ज्यादा तूल नहीं देना चाह रहा, ये तो खैर हंसी मजाक में ना, जावेद मियांदाद के एक्सेंट की हम लोग नकल मारते हैं, ठीक है। तो पहली बात, मैं 2-3 बातें जावेद मियांदाद से कहना चाहूंगा। जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वहां से जावेद मियांदाद क्या, वालेकुम सलाम मेदल साहब, थे आप? मैं बिल्कुल ठीक था जावेद साहब। अब सुनिए, अच्छा ऐसा है जावेद साहब कि ये मस्जिद को मंदिर नहीं बनाया, मंदिर को दोबारा मंदिर बनाया। ये मोदी जी ने बनवाया जरूर, योगी जी ने बनवाया जरूर, लेकिन आदेश पारित करा गया है। आदेश किसका था? आदेश था सुप्रीम कोर्ट का। ये अकेला देश है पूरी दुनिया में, कोई ऐसा आपने मुस्लिम देश देखा है? कोई मुस्लिम देश देखा है? अर्दोगान ने क्या करा, हाया सोफिया को बोला बनाओ मस्जिद, खट से अगले दिन से वो मस्जिद बन गया। कोई कोर्ट का केस, कोई वकील, कोई अपील, कुछ नहीं। इस्लामिक कंट्रीज में ऐसे ही होता है। इस्लामिक कंट्रीज में 400 से ज्यादा मंदिर हिंदुओं के पाकिस्तान में तोड़ दिए। कोई कोर्ट ने बोला तोड़ने के लिए? नहीं, तोड़ दिए। कराची में एक हिंदू मंदिर के अंदर इन्होंने शौचालय बनाया है, वॉशरूम, टॉयलेट, शॉपिंग मॉल बना दी। अच्छा, और पाकिस्तानियों का भी जब डिबेट पे आते हैं, बड़ा अच्छा उनका एक लॉजिक रहता है इसके लिए। कहते साहब हिंदू ही नहीं है वहां पे, तो अब मंदिर का क्या होगा? मंदिर क्यों चाहिए आपको? सही बात है, सारे हिंदू आपने कन्वर्ट कर दिए, मार दिए, वो भाग गए बेचारे डर के मारे, अपनी जान बचाने के लिए, अपने बेटियों की, बेटों की, बीवी बहुओं की जान बचाने के लिए निकल लिए वहां से। तो क्यों रहेंगे वो पाकिस्तान में? तो बोला कि साहब फिर मंदिर की जरूरत क्यों है? एक बाबरी मस्जिद जो एक जमाने में मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया, और यह बात भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यस, यहां पे मंदिर था, और वो जिसने प्रूफ निकाला है कि वहां पे मंदिर था, वो खुद एक मुसलमान था, वो खुद एक मुस्लिम था। उसने बोला था कि हाँ मैं बताता हूं आपको, इसके नीचे मूर्तियां मिली हैं, सब कुछ उसको तोड़ के बनाया गया। तो दाविद था, आप इतना इमोशनल मत होइए कि दो भी आएगा मुसलमान बन के, अब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आपके मेरे बीच में दुआ सलाम चलती रहेगी, है भाई। तो इसमें इतना परेशान नहीं होना जावेद साहब, ठीक है ना। अयोध्या, मथुरा के बारे में कुछ कहना है आपको, कि काशी के बारे में कुछ कहना है? वहां का भी प्रोग्राम है, ठीक है। तो उसके बारे में भी 2-3 अपनी क्यूट सी तोतली जबान में बोल दीजिएगा। तो हमारी टीम से बड़ी डिमांड आई कि जावेद मियांदाद बहुत बकर बकर कर रहा है, इसको इंडिया बुलाओ मेजर साहब, और इसको बोलो कि तुम आज से जावेद मियांदाद से तुम जीवन महेश्वरी हो गए, ठीक है। तो जीवन महेश्वरी, तुम्हारी भी घर वापसी करवानी, तो जल्दी आ जाओ इधर इंडिया, ठीक है बेटा, तुम्हें पकड़ के भी रगड़ देंगे। बहुत चहक रहे हो तुम, हैं? ओके, अब दोस्तों चलते हैं हम
तीसरे टॉपिक पे, पाकिस्तान को और हेल्प चाहिए और लोन चाहिए। इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर शमशाद अख्तर ने बोला है कि आफ्टर, एक तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें फिर से कर्ज मिल गया पाकिस्तान, ये मुझे पाकिस्तान, यही इसीलिए तो मुझे अच्छे लगते हैं लोग, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को फिर भीख मिल गई। म्यूजिक, ये देखिए, वी नीड टू कंटिन्यू विद IMF एज आवर इकोनॉमी स्टिल फ्रेजाइल एंड वी विल नीड टू पॉसिबली सीक अनदर लोन। एक अभी अभी इनको अप्रूवल मिला है 700-800 मिलियन का, वो बैंक में आया नहीं है, भाइयों ने फिर दूसरी डिमांड कर दी, भाइयों ने फिर डिमांड कर दी, मतलब कि वो जो अभी सैंक्शन हुआ है वो इनके बैंक में नहीं आया, इससे पहले कि वो बैंक में बेचते उन्होंने बोला कि एक और चाहिए हमें, हमारी इकोनॉमी फ्रेजाइल है। अगर आप पाकिस्तानी जनरल्स, पाकिस्तान जो बिजनेस क्लास है, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका रहन सहन देख लीजिए तो कोई नहीं कहेगा कि गरीब मुल्क है, ये कोई नहीं कहेगा, ये चोर मुल्क है। IMF ना गलत चीज एड्रेस कर रहा है, पाकिस्तान एलिट्स, पाकिस्तान का जो अशराफिया है वो चोर है। आप पाकिस्तान में 1 अरब नहीं, आप पाकिस्तान में 100 अरब डाल दें, चाइना ने डाले थे 50 अरब, आपको पता है ना, CPEC में चाइना ने 50 अरब डाले थे, भाइयों ने 25 अरब चोरी कर लिए उसमें से। इन्होंने चाइना जो दुनिया को टोपी पहनाता है, इन्होंने चीन को टोपी पहना दी, पाकिस्तान ने चीन को टोपी पहना दी। ये ऐसे कलाकार हैं, इतने टैलेंटेड हैं, ये पूरा देश बंटी बबली का बना हुआ है, पूरा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, इस लेवल के हैं ये कलाकार। जो कहते हैं ना चीन हमारा भाई है, चीन हमारा दोस्त है, उसके पैसे खा गए ये। तो अगर पाकिस्तान में आप 100 अरब डॉलर भी दे दें, उसमें से 50, 60, 70 तो गायब कर लेंगे ये। जब आपका जो क्रीम है, जो देश को रन करता, वही चोर है, वही चोर है, तो फिर नीचे क्या पहुंचेगा? और बेचारा जो नीचे पाकिस्तानी सड़क पे, उसके पास कुछ पहुंचता नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और भुट्टो का बाप कौन है, वो जरदारी, शक्ल से ऐसा लगता है अभी मलाई खा के निकला होगा, हंसता रहता, जो उसके दांत दिखते हैं पूरे, वैसा बड़ा प्यारा सा क्यूट सी उसकी स्माइल है, ऐसे हंसता है, ऐसा मलाई खा के आया होगा। ये सारे के सारे राइट, इन्होंने इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा कि कुछ नहीं बाकी रहा, सब गायब। अभी देखो, पाकिस्तान को अभी $700 मिलियन का पे आउट है। अभी पाकिस्तान इज अबाउट $1 बिलियन इन डॉलर डिनोमिनेटेड डेट ड्यू नेक्स्ट ईयर आफ्टर इट होल्ड्स इलेक्शंस। इनको $1 अरब वापस भी देना है पाकिस्तान को इमीडिएटली। अब अनवरुल हक काकड़, जो कि इनका इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, वो $6.3 अरब का वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की बात कर रहा है। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, एंड अबाउट 10 बिलियन इन बायलैटरल फंडिंग फ्रॉम क्रेडिटर नेशन। टोटल ये अनवरुल हक काकड़, जो कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, इसको करीब $16.25 अरब, 16.3 लगा लीजिए, $16.3 बिलियन का इसको टारगेट मिला है कि बेटा इतनी तू भीख मांग के आएगा, भीख मांग, लग जा, तो ये लगा हुआ है। मैं दोस्तों इसमें ना ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस मैं ये कहना चाहूँगा यार पाकिस्तानियों को कि यार तुम लोग इतना इतना कश्मीर कश्मीर कश्मीर, फिलिस्तीन फिलिस्तीन फिलिस्तीन। अभी देखो इस्लामाबाद में जो हुआ था, इसमें मरगला डायलॉग्स, हमने उसके बारे में कवर भी करा था। अनवरुल हक काकड़ प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, काकड़ साहब ने फिलिस्तीन के बारे में बात करी, भारत के बारे में बात करी, दुनिया के बारे में बात करी, सबके बारे में बात करी। लेकिन यही पाकिस्तान की बदनसीबी है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कभी पाकिस्तान की बात नहीं करता। उसने उज्बेकिस्तान की बात करी, उसने उर्दू की बात करी, उसने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की बात करी, उसने सब कुछ बोला, उस भाई ने सब कुछ बोला काकड़ ने, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं बोला। और यही पाकिस्तान की बदनसीबी है। यूनाइटेड नेशंस में यही बकवास करते हैं, वहां पे जाके खिलाया, रावलपिंडी ने वो उल्टी कर दी। आप पाकिस्तान के, चाहे आप इंटरिम हो यार, चाहे आप केयर टेकर हो, इट डज नॉट मैटर, आप पाकिस्तान के आज की तारीख में कोई पूछेगा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है, अनवरुल हक काकड़। यू शुड स्पीक अबाउट पाकिस्तान। मोदी जी हर समय भारत की बात, भारत को कैसे आगे ले जाना है, अच्छा कौन सी कंपनी यहां पे आके इन्वेस्ट कर रही है, इकोनॉमी कितनी बड़ी, अच्छा फौज को क्या चाहिए, सिक्योरिटी के क्या इश्यूज हैं, ये सब, कभी इकोनॉमी, कभी कॉमर्स, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा कभी आपने देखा है मोदी जी कुछ बात करते हुए? कभी फॉरेन अफेयर्स की बात हो रही है, कभी डोमेस्टिक GDP होता है उसकी बात हो रही है, परचेसिंग पावर पैरिटी की बात हो रही है। ये सब बातें करनी चाहिए। फिलिस्तीन में लोग मर गए, अरे मरने दो यार, तुम्हें क्या लेने देना मुझे। आज तक मैं पाकिस्तानी से पूछना चाहता हूं आज की तारीख में यार, वेरी ऑनेस्टली आई वांट टू आस्क पाकिस्तानी, तुम्हें क्या लेने देना फिलिस्तीन से यार?
तुम्हारा खुद का घर जल रहा है, तुम्हारे पास खाने को नहीं है, तुम्हारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो रखा है, सारे जहां का दर्द तुम्हारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द। हाय रे फिलिस्तीन, हाय रे फलाने जगह का मुसलमान, हाय रे फलाने जगह वो नमाज पढ़ रहा था। यार तुम्हारा बिल्कुल ही दिमाग पैदल हो गया क्या? ऐसे नाटक करते रहोगे पाकिस्तान नहीं बचेगा। और इसमें कोई यहूद और हनूद की साजिश नहीं है, इसमें कोई हिंदू आके साजिश नहीं करेगा। तुम्हारे खुद के जो लीडर हैं वो इतने बेवकूफ हैं, इतने गधे हैं, इतने लो आईक्यू के हैं, वही पाकिस्तान को डुबाएंगे। पहले भी उन्होंने डुबाया था, आज वो फिर डुबाएंगे, क्योंकि दुनिया भर की बकवास कर रहे हैं। क्यों? इसमें तुम लोगों की गलती है पाकिस्तानियों, क्योंकि तुम्हें यही मसाला चाहिए डेली। फिलिस्तीन में मुसलमान, कश्मीर में मुसलमान, भारत में मुसलमान। अबे जो पाकिस्तान में मुसलमान है उसका देख ले पहले, उसकी तो वाट लगी हुई है, उसकी चीखें निकल रही हैं, वो छातियां पीट रहा है अपनी, उसका बैंड बज गया। लेकिन फिलिस्तीन की बड़ी फिक्र है। पहले अपने घर का देख लो। जब एयर होस्टेस भी एयरक्राफ्ट में, तुम्हारे तो खैर सारे हवाई जहाज वहां पे अब जमीन पे आ गए हैं, तुम्हारे पास तो पैसा नहीं हवाई जहाज उड़ाने के लिए, तो तुम्हें पता भी नहीं होगा हवाई जहाज में होता क्या। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जब भी फ्लाइट में जाते हो ना पाकिस्तानियों, तो एयर होस्टेस कहती है कि अगर हवा के दबाव की कमी हुई तो मास्क गिरेगा, सबसे पहले खुद मास्क पहनो, फिर बगल वाले की मदद करो। यही देशों में भी होता है, मुल्कों में भी यही होता है। पहले खुद की मदद करो, पहले पाकिस्तान, यू पुट पाकिस्तान फर्स्ट, ठीक है। इस्लाम घर के अंदर, इस्लाम मस्जिदों में, सड़क पे आओगे पाकिस्तान फर्स्ट रखो, अपने मुल्क को सबसे आगे रखो, अपने मुल्क के मफाद में काम करो। फिलिस्तीन का मफाद कल देख लेना जब जेब में पैसे आ जाएं, ठीक है। गाजा में हमारे भाई नहीं, तुम्हारा कोई भाई नहीं है गाजा काजा में, ना तुम्हारा कश्मीर में कोई भाई है, ठीक है। ये तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। तुम्हारा भाई लाहौर में है, तुम्हारा भाई रावलपिंडी में है, तुम्हारा भाई बलूचिस्तान में है, तुम्हारा भाई खैबर पख्तूनख्वा में है, तुम्हारा भाई सिंध में है, यहां पे है तुम्हारा भाई। तुम्हारा भाई ये दुनिया भर में नहीं है जो तुम अपने भाई ढूंढते रहते हो। खुद के जो घर में है उस भाई की तो वाट लगा रखी है तुमने, और दुनिया भर में नए नए भाई बनाते हो, क्योंकि ये मुसलमान है तो ऐसे मुसलमान थे, तुझे मुसलमान, इसलिए बेड़ा गर्क हो रखा है तुम लोगों का। दोस्तों यहां पे वीडियो खत्म होता है आज का। अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स में। मानसवी बिनानी, जय हिंद सर। जय हिंद मानसवी। मैं 17 साल का हूं और मैं आपके वीडियोस काफ़ी समय से देख रहा हूं। मैंने आपका वीडियो देखा फ्रांस के बारे में, जिसमें आपने ये बताया था कि फाशिज्म इन यूरोप, फिर आपने अपने मेजरली राइट में ये बोला है कि कंट्रीज विल सून बी इस्लामिक, सो विच वन इज राइट। अच्छा, आपका ये सवाल है कि साहब द चाणक्य डायलॉग्स में आपने ये बोला था कि राइज ऑफ फाशिज्म, और फिर मैंने बोला कि इस्लाम वहाँ पे बहुत तेज़ी से, इस्लामिस्ट फिलॉसफी बहुत तेज़ी से फैल रही है। मैंने ये नहीं बोला था कि फाशिज्म यूरोप में आ चुकी है, मैंने ये बोला था कि जो यूरोप की पॉलिटिकल टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, राइट, उनके नीचे फाशिज्म दबी हुई है, मरी नहीं है। ये जो रैडिकल इस्लामिस्ट हैं, ये जो बाहर से माइग्रेंट्स आके वायलेंस करते हैं, ये सब करते हैं फिलिस्तीन, इससे क्या होगा कि वो टेक्टोनिक प्लेट्स हिलेंगी और ये फाशिस्ट निकलेंगे। अगले चुनाव में आप देखेंगे यूरोप किस तरीके से वोट करता है और कौन सी आइडियोलॉजी बिल्कुल सामने आती है। एक ज़माना था जब लेफ्ट आइडियोलॉजी आ रही थी, लिबरल आइडियोलॉजी आ रही थी, वो आइडियोलॉजी धीरे धीरे अगले चुनाव से आप देखेंगे कि खत्म हो जाएगी। मैंने कभी नहीं बोला कि फाशिज्म आ चुकी है, ये भी आ चुका है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं फ्यूचर का सिनेरियो क्या हो सकता है, ठीक है। वृंदा, हेलो मेजर सर, जय हिंद। आई एम डॉक्टर वृंदा फ्रॉम चंडीगढ़। जय हिंद डॉक्टर साहब। मेरा सवाल यह है कि माई क्वेश्चन इज दैट वी डोंट गेट एनी इंसाइट ऑन द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज लाइक किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान। हमें इनके बारे में कभी कुछ नहीं पता लगता। हमारे उनके साथ रिलेशंस कैसे हैं? हमारे उनके साथ वृंदा जी रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। उनके हेड्स ऑफ स्टेट, उनके इंटेलिजेंस चीफ्स, उनके आर्मी के लोग भारत में रेगुलरली आते हैं, हम लोग वहाँ पे जाते हैं। हमारा इनफैक्ट तजाकिस्तान में फरकोर एक जगह है, वहाँ पे हमारा बेस है, वहाँ पे एयरफोर्स की स्क्वाड्रन्स है वहाँ पे, और उस बेस को एक्सपैंड करने की बात चल रही है, अभी नहीं, लेटर ऑन एक्सपैंड करने की बात चल रही है। तो हमारे इनके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे एंटीसेमेटिक इमोशंस हैं क्या? 100% होंगे। जो भी इस्लामिक मुल्क होगा जिसका कॉन्स्टिट्यूशन अगर इस्लाम से चलता है, इनमें से कोई भी मुल्क है अगर इसका कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम से अगर चलता है, तो 100% एंटीसेमेटिक फीलिंग होगी। 100%। आप ये लिख के ले लीजिए। ये मैं विश्वास के साथ, भरोसे के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात बता रहा हूँ। 110%। हाँ, कहीं पे दबी होती है, कहीं पे उठी होती है, कहीं पे नीचे होती है, कहीं पे ऊपर होती है, होती जरूर है, ठीक है। कोई भी इस्लामिक देश ये नहीं कहेगा कि ये यहूदी है मेरा भाई है, ये हो नहीं सकता। इट इज नॉट, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग। मैं क्यों कहता हूं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि इजराइल ने पैलेस्टीन की जमीन घेर ली, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि हमास ने अटैक करा और फिर इजराइल ने काउंटर अटैक करा, वो प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज in the Islamic world, nobody wants to recognize the very existence of Israel.
दैट इज द प्रॉब्लम। कुछ हैं कंट्रीज जिन्होंने इनके साथ डिप्लोमेटिक अपने रिश्ते अच्छे करे हैं क्योंकि दे आर प्रैक्टिकल। उनको ये पता लग गया है कि भाई एक दुनिया है, इंटरकनेक्टेड है, आप किसी से दूर तो नहीं रह सकते। लेकिन आज भी पाकिस्तान, जो कि वाहिद इस्लामिक मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, उसके पासपोर्ट पे लिखा है आप कहीं पर भी जा सकते हैं दुनिया में, इस पासपोर्ट को लेकर इजराइल नहीं जा सकते। अब पूछिए पाकिस्तान से क्या लॉजिक है इसका। आप अगर पाकिस्तान से पूछेंगे क्या लॉजिक है, उनके पास कोई लॉजिक थोड़ा ना है। ये इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन और कुछ नहीं है। और वो कहेंगे साहब फिलिस्तीनी हमारे भाई हैं, इसलिए हमने उनके अपने भाइयों के साथ ताउन करा है, कोऑपरेशन करा है, उनके साथ अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, उनकी ज़मीन घेरी गई। पर एक बात बताइए, फिर इंडिया क्यों आते हो? इंडिया के साथ भी तो तुम्हारा कश्मीर का मसला है, इंडिया के साथ 4-4 तुमने जंगें लड़ी हैं, लेकिन तुम्हारे पासपोर्ट में ये तो नहीं लिखा कि हर एक मुल्क में, दुनिया के हर एक मुल्क में जा सकते हो, इंडिया नहीं जा सकते। इंडिया आने के लिए तो उनकी जीवें लटकी रहती हैं, 24 घंटे लाट टपकती रहती है, कोई कमेंट्री करने आ रहा है, कोई कुछ करने आ रहा है। इंडिया के लिए क्यों नहीं बोला? इंडिया के साथ तो तुम्हारी जंगें हैं, इंडिया के साथ तो तुम्हारा इतिहास है, हिस्ट्री है पुरानी, एक नफरत भरी हिस्ट्री है इंडिया की। तुम तो कभी गए नहीं इजराइल। जब तुम इजराइल नहीं गए तो तुमने इजराइल को क्यों ब्लैकलिस्ट कर रखा है? क्योंकि हदीस में लिखा है। मैं आपको बताता हूं इशू क्या है। इशू यही है, या आपने किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान इनके बारे में बात करी, जो भी मुस्लिम कंट्री होगी, राइट, जिसने भी सियाह अल बुखारी पढ़ा है उसने ये भी पढ़ा होगा। सामने देखिए, देख रहे हैं आप, इसमें साफ तौर पे ये लिखा है, ये कुरान शरीफ नहीं है, ये गलत फहमी मत पालिएगा, दिस इज नॉट कुरान शरीफ, दिस इज सही अल बुखारी। सही अल बुखारी में यही लिखा है कि कयामत के दिन, ठीक है, कयामत के दिन, ये मुस्लिम्स को कह रहे हैं उसमें, कि कयामत के दिन क्या होगा कि यहूदी जो हैं वो अपनी जान बचाने के लिए कभी पेड़ के पीछे छुपेंगे, कभी पत्थर के पीछे छुपेंगे, और वो पेड़ और पत्थर गवाही देगा और ये बोलेगा कि या मोमिन यानी कि मुस्लिम, आओ और तुम इनको जान से मारो। ठीक है जी। दिस इशू इज रिलीजियस। ये जो इजराइल का मामला है, इट हैज गॉट नथिंग डू विद पैलेस्टीन। अगर पैलेस्टीन का मामला नहीं भी होता, मैं आपको आज बता रहा हूं, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, अगर कल सारे यहूदी वहां से हट जाएं और ये इजराइल के अंदर आ जाएं, पैलेस्टीनियंस या जॉर्डन से लोग, अब ये पहले तो उसका कबाड़ा कर देंगे, बर्बाद कर देंगे उस देश को। वहां पे यहूदी नहीं है, फिर भी यहूदियों को उतनी ही शिद्दत से ये लोग नफरत करेंगे। मैं अरब कंट्रीज की बात कर रहा हूं, आसपास की। तो जहां पर अब आप बात बताइए, यहां पे इंडियन मुस्लिम शॉपकीपर, अल जजीरा ने वो निकाला है, अल जजीरा, वो मुस्लिम शॉपकीपर कहता है कि मैं यहूदियों का सामान नहीं रखूंगा। भाई आप दिल्ली में हैं, आपका क्या लेना देना है इजराइल से? आपका मतलब क्या है? हाँ, आप सपोर्ट कर सकते हैं, जरूर सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, इसके खिलाफ ये, इसका मतलब कि यू आर गोइंग वन स्टेप अहेड। दिस इज नॉट सिंपली आइडियोलॉजी, है ना। तो ये देखने वाली बात है, ये इनग्रेन्ड है, ये इशू है बहुत बड़ा। तीसरा सवाल है, गुड इवनिंग मेजर। गुड इवनिंग, ये उस्मान का है। गुड इवनिंग मेजर। हाँ, गुड इवनिंग उस्मान जी। हाँ, इवनिंग होने ही वाली है, तो हाँ ठीक है। मेरा सवाल यह है कि हैवी सैंक्शंस के बावजूद ईरान ने हथियार बना लिए हैं जो भारत नहीं बना पा रहा। क्या हमारी सरकार को भी हर एक सेक्टर से फंड काट के डिफेंस पॉलिसी ईरान जैसी और चाइना जैसी बनानी चाहिए? बिकॉज चाइना एक दो मुंह सांप है जो हर वर्ल्ड की मीटिंग में मिलेगा, वहां पे मीटिंग में बैठेगा, प्रमोट करेगा पीस, और पीछे से जो उसका मन है वो करेगा। अच्छा, पहली चीज यह है कि आपको किसने बताया कि ईरान के पास बहुत अच्छे हथियार हैं? ईरान के हथियार 90% रशियन ओरिजिन हथियार हैं, ठीक है। ईरान के 90% हथियार जो हैं वो रशियन ओरिजिन हथियार हैं। अब ईरान के पास जो हथियार आ रहे हैं चाइनीज। तो ईरान के पास ऐसा कोई तगड़ा साइंटिस्ट नहीं है जो बहुत कोई कद्दू में तीर मार रहा हो, मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज, जो आप कह रहे हैं कि भारत नहीं बना पाया, उसका कारण है, भारत इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि भारत को बनाने नहीं दिया। किसी ने साजिश नहीं करी हमारे साथ, हमारे लीडर पहले ऐसे थे, क्योंकि कन्वीनियंट था कि बाहर से इंपोर्ट कर लो फॉर वेरियस रीजंस, ठीक है। अब हम बना रहे हैं, अब हम ऐसा बना रहे हैं कि हमारा तेजस भी लोग खरीद रहे हैं, ब्रह्मोस भी खरीद रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। ये जो पूरी बात है ना कि ईरान ने बहुत को तीर मार दिया, कख तीर नहीं मारा ईरान ने। आप ईरान का पिछले 70 साल का इतिहास ले लीजिए, मॉडर्न ईरान का, या 1979 रेवोल्यूशन के बाद ले लीजिए, जब से खुमैनी आए हैं पावर में, ईरान ने कोई एक तीर मारा हो तो मुझे बताइए कि जनाब ईरान ने ये तीर मारा है। ईरान ने कोई लड़ाई लड़ी हो जिसमें ईरान ने सबको निपटा दिया हो, ईरान ने कुछ ऐसा करा हो जो, ईरान इराक की लड़ाई छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें तो दोनों ही तरफ से बिल्कुल तहस नहस हो गया था मामला। ईरान ने कुछ, ईरान
ये मैं आपको बताता हूं उस्मान जी, ऐसा है ना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं इसको रिलीजन के साथ नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन ये प्रॉब्लम है, आलम इस्लाम की प्रॉब्लम है, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं मुसलमान देशों की। इनकी आदत है बड़बोले बहुत हैं, ये बहुत बोलते हैं, काम नहीं करते, बोलते बहुत हैं, राइट। अभी देखिए फिलिस्तीन का मामला है, सब के सब फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, मार देंगे, काट देंगे, बम फाड़ देंगे। करा किसी ने कख नहीं, कुछ नहीं करा। अगर किसी ने करा हो तो आप मुझे बता दो कमेंट्स में लिख के उस्मान जी कि साहब इन्होंने ये 2 चीजें करी हैं, बाकी नहीं कर पाए, लेकिन 2 तो करी हैं। अरे तुम तेल ही रोक दो, अटैक करने को नहीं बोल रहा, तुम इजराइल को जो तेल बेच रहे हो तेल ही रोक दो, तेल तो रोको, कम से कम कुछ तो करो यार। वो भी करने को तैयार नहीं। तुम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन तो तोड़ो, वो भी करने को तैयार नहीं है। वो कोई कुछ करने को तैयार नहीं। 1-2 हैं तुर्की वुर्की जो ऐसा करेंगे, तुर्की वैसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा तुर्की को, तुर्की के पास पैसे नहीं है, तुर्की के पास तेल नहीं है, तुर्की को वैसे कोई नहीं पूछता कोई। ईरान ने कर दिया, ठीक है कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन ईरान तो 1979 से सैंक्शंस के तले है, तो ईरान ने कोई तीर नहीं मारा। और कोई भी ईरान का वेपन सिस्टम आप ये नहीं कह सकते कि उसने वर्ल्ड क्लास, हाँ ईरान ने बनाया है, लेकिन और भी देश बना रहे हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ईरान को कौन दे रहा है, ये सोचने वाली बात है। जरा इसके ऊपर रिसर्च करिए, फिर से सवाल पूछेगा, मैं फिर आपके अगले सवाल का जरूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को वाइडली शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सबको बोलिए देखो देखो द चाणक्य डायलॉग्स। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।